So now we are starting the second part of the chapter, that is ionic equilibrium. Okay. Now what is ionic equilibrium? उसको understand करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what are electrolytes. Anybody has any idea कि electrolytes क्या होते हैं? Electrolytes वो substances होते हैं जो कि मोल्टन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. एग्जाम्पल NaCl. ओके, अगर आप NaCl का एग्जाम्पल लो तो अगर हमारे पास NaCl सॉलिड स्टेट में होता है तो सॉलिड स्टेट में इसके अंदर आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, बट इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है. लेकिन द मोमेंट दिस NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जैसे ही एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट में आप NaCl को लोगे तो NaCl का Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा. तो Na positive and Cl will start conducting electricity, तो ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है. व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? वंशिका, क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? क्लास में हो कि नहीं हो? अभी तो पढ़ा है, आप बताओ चारवीं. हाँ, जो सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाते हैं या मोल्टन स्टेट में जाते हैं तो उनके आयन्स फ्री हो जाते हैं. फ्री मतलब Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव, और ऐसे सब्सटेंसेस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन या एक्वस स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं. Electrolytes are also of two types. One is the strong electrolytes and other is the strong electrolytes का एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है NaCl, जो 100% डिसोशिएट हो जाए. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसको तुमने 5 मोल डाला है तो 5 के 5 मोल डिसोशिएट होंगे, 10 मोल डाला है तो 10 के 10 मोल डिसोशिएट होंगे, 100 मोल डाले हैं तो 100 मोल के 100, मतलब इरिस्पेक्टिव कि आपने कम कंसंट्रेशन डाली है या ज़्यादा कंसंट्रेशन डाली है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स 100% आयन्स में डिसोशिएट होते हैं. 100% मतलब जितने आप NaCl डालोगे, 10 डालोगे तो 10 के 10 Na पॉजिटिव और 10 के 10 Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे. 100 डालोगे तो 100 के 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl में डिसोशिएट हो जाएंगे. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन कि आप कम कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो या ज़्यादा कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट होते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है, इन अदर वर्ड जिनका अल्फा 1 होता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. जबकि हमारे पास कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डालते हो, ये आयन्स में ब्रेक जरूर होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं. मतलब कि अगर आप 100 डाल रहे हो, 60 डिसोशिएट हो जाएंगे, 40 डिसोशिएट नहीं होंगे. ये तो एग्जाम्पल है कि 100 में से 60 डिसोशिएट हो रहे हैं, 40 डिसोशिएट नहीं हो रहे. तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुई? अगर 60 डिसोशिएट हो रहे हैं, 40 नहीं हो रहे, 60%. अगर मैं कहूँ ये 40 डिसोशिएट हो रहे हैं, 100 में से 60 नहीं हो रहे, तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुई? तो मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा <1 होती है. मतलब ये पूरी तरह से 100% डिसोशिएट नहीं करते. कितना डिसोशिएट करेंगे दैट विल डिपेंड, दैट विल वेरी फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट. वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. बट कई बार ये MCQ का क्वेश्चन भी आता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा इज 1. तो अल्फा की वैल्यू 1 किन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है, एंड फॉर विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलवेज <1 वीक. अब साइंटिस्ट ने कहा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अगर मान लो आपने 100 डाले शुरुआत में, कुछ देर बाद ये टूटने लगे, टूट के आयन्स बनाने लगे. इन्होंने 40 आयन्स बनाए, 60 ने नहीं बनाए. 100 में से 40 ऐसे थे जो आयन्स में टूट गए. तो
तो जो आयंस में टूट गए उन्होंने तो 40 CH3CO नेगेटिव आयन बना दिए, 40 H पॉजिटिव आयन बना दिए। कितने थे जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रह गए? कितने थे जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रह गए? तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रिया सेट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रिया सेट हो जाएगा। दिस इक्विलिब्रिया इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम दैट सेट्स अप बिटवीन द आयंस। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा ही 100% आयंस में टूट जाएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे जैसे CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना आप डालोगे वो पूरा का पूरा तो आयंस में टूटेगा नहीं। जैसे लेट सपोज आप कितना डाल रहे हो, 100 में से वो कितना टूट रहा है? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। 60 भी टूट सकता है, 70 भी टूट सकता है, 40 टूटा, कितना नहीं टूटा? तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी होगा जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होगा, यानी कि जो ब्रेक नहीं हुआ, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भी होगा जो आयंस में टूट चुका है। तो उसमें आयंस और अनडिसोशिएटेड के बीच में क्या सेट हो जाएगा? इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया का मतलब है कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब अनडिसोशिएटेड फॉर्म भी पड़ी होगी, आयंस भी पड़े होंगे, और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश करा है, जिसमें हमने Kp Kc कैलकुलेट करना सीखा था। देन वी अंडरस्टूड द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अब हम इक्विलिब्रिया के ही अगले पार्ट ऑफ द चैप्टर में है, जिसमें हम आयंस के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बेस बनाया कि आयंस कौन देते हैं, आयंस कौन प्रोड्यूस करते हैं। जो सब्सटेंसेस एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में जाकर आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स सॉलिड स्टेट में कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सॉलिड स्टेट में भी तो पॉजिटिव आयन है, सॉलिड स्टेट में भी तो नेगेटिव आयन है, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन बाउंड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आयंस तो पहले भी थे, सॉलिड स्टेट में भी आयंस थे, बट वो आयंस फ्री नहीं थे क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे। बट जैसे ही तुमने उसको किस स्टेट में डाला, या कौन से स्टेट में डाला, वही इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, और उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू कर दी। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कि NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%, यानी कि इनकी जो अल्फा की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि आप जितने NaCl डालोगे, 100 डालोगे, तो 100 के 100 Na पॉजिटिव और 100 के 100 Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। 40 डालोगे तो 40 के 40 Na पॉजिटिव, 40 के 40 Cl नेगेटिव। जितनी इलेक्ट्रोलाइट तुम डालोगे उतने ही आयंस बनेंगे। बट वीक के केस में ऐसा नहीं होता। वीक के केस में जितने डालते हो आप, वो सारे के सारे आयंस में नहीं टूटते, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लाइक अगर उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% है तो 100 में से 60 ब्रेक होंगे, 40 नहीं ब्रेक होंगे। अगर उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है तो 40 ऐसे होंगे जो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो पड़े रह जाएंगे। तो जो आयंस में नहीं पड़ेंगे उनको बोलेंगे अनडिसोशिएटेड फॉर्म। जो आयंस में नहीं टूटे 60, वो क्या होगी? उनकी अनडिसोशिएटेड फॉर्म। और जो आयंस में टूट गए आयंस, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर? आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम दैट सेट्स अप बिटवीन द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और पर्टिकुलरली बोलूं ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अनडिसोशिएटेड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरा का पूरा ब्रेक तो नहीं होता, तो जो ब्रेक नहीं हो पाता और जो ब्रेक हो जाता है, उन दोनों के बीच में क्या सेट हो जाता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की। आगे चलते हैं, क्योंकि इतना तो आप समझ गए होंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम सेट होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी वो आयंस में ब्रेक होगा। नाम ही बता रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब बिटवीन द आयंस, और आयंस कौन प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और कैसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या वीक? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा वो तो 100% आयंस में टूट जाएगा, फिर तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड ही जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड भी जानी चाहिए और
तो उसके लिए ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए जो नहीं टूटा, और ऐसा भी होना चाहिए जो, ताकि उन दोनों के बीच में क्या सेटअप हो जाए, इक्वली। तो अब हम आगे की डिस्कशन इलेक्ट्रोलाइट पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स कितने तरह के होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या थे, जो आयंस में ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं, सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे एसिड HCl, ये भी तो आयंस में टूट जाता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बेस NaOH भी तो आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड सॉल्ट NaCl भी तो आयंस में टूटता है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आयंस में जो टूटता है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है, वो सॉल्ट भी हो सकता है। मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी एसिडिक अगर वो H पॉजिटिव दे रहा है, इट कुड बी बेसिक अगर वो OH नेगेटिव दे रहा है, एंड इट कुड बी अ सॉल्ट। ओके, बट बिफोर वी नो कि इलेक्ट्रोलाइट एक एसिड है या इलेक्ट्रोलाइट एक बेस है या इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट है, पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एसिड होते कौन है या बेस होते कौन है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि विच सब्सटेंस इज एन एसिड या विच सब्सटेंस इज अ बेस, तो हम कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे कि क्या जो हमें इलेक्ट्रोलाइट गिवन है वो एसिड है या बेस है। तो अब कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है, इसके लिए बड़ी सारी थ्योरीज आई थी। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी थी कि मेरे हिसाब से एसिड कौन होता है और मेरे हिसाब से बेस, ग्रीन लाइट चल रही है, मेरे हिसाब से एसिड कौन है, मेरे हिसाब से बेस कौन है। तो उसके लिए हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम या व्हाट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ आपकी एक बेस बनाने के लिए था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। फिर दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या सेटअप हो जाता है, इक्वली, जिसको क्या बोला जाता है, आयनिक। लेकिन जो मैं अब आपको चैप्टर पढ़ा, अब मैं जो पार्ट मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेट अस फोकस नाउ, व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। ओके, तो सबसे पहले आए थे आर्हीनियस। सबसे पहली थ्योरी आई थी आर्हीनियस थ्योरी या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कहने का मतलब है कि आर्हीनियस के हिसाब से कौन एसिड होता है कौन बेस होता है। तो आर्हीनियस ने बोला एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयंस। आर्हीनियस के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन देगा वो मेरे हिसाब से एसिड होगा। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा, आपको फॉर्मूले से अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं HCl, तो ऑब्वियसली HCl पानी में जाके कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव एंड। तो आर्हीनियस के हिसाब से ये एसिड है, क्योंकि आर्हीनियस ने कहा कि कोई भी चीज जो क्या देगी, एनीथिंग विच गिव्स। बड़ी क्लियर कट डेफिनेशन है कि एनी सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इज एन आर्हीनियस एसिड। वो एक आर्हीनियस एसिड माना जाएगा। वो अलग बात है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं इसी के अंदर CH3COOH डालूं तो CH3COH एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एज फार एज ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो बोथ ऑफ दीज आर आर्हीनियस एसिड। ये आर्हीनियस के हिसाब से एसिड्स हैं। और बेस, अब मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगी तो आपको मैं बोलूंगी क्लासीफाई द फॉलोइंग विच इज एन आर्हीनियस एसिड, तो तुमने फॉर्मूले में चेक करना है। अगर आपको फॉर्मूले में HCl, HNO3 या फॉर्मूले से देख के पता लग रहा है कि ये H पॉजिटिव देगा, ये सब्सटेंस क्या देगा, H पॉजिटिव, तो आपने बोलना है कि इट इज एन आर्हीनियस एसिड। क्लासीफाई कर लोगे ना, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो अपने माइंड में डेफिनेशन फिक्स कर लो कि अगर आपको क्लासीफाई करना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एक्टिंग एज एन आर्हीनियस एसिड, तो जिस भी सब्सटेंस के फॉर्मूले में आपको H दिख रहा होगा और आपका माइंड कहेगा कि यस ये पानी में जाके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको आपने आर्हीनियस एसिड डिक्लेयर कर देना। ऑन द अदर हैंड, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करे और बेस वो है जो क्या प्रोड्यूस करे, OH नेगेटिव आयन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको NaOH की बात करूं, NaOH के अंदर भी H है,
H है कि नहीं है, पर ये पानी में जाके H पॉजिटिव आयन नहीं देता, ये क्या प्रोड्यूस करता है, NaOH ने पानी में जाके H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करे, क्योंकि इसके अंदर OH है, इसके अंदर क्या है, तो जिसके अंदर OH होता है वो डेफिनेटली वाटर में जाके कौन से आयंस प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव, ठीक है। अनदर एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डालोगे तो ये कैल्शियम आयन के अपार्ट OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो अमोनियम के साथ ये OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। सो एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन इज अ आर्हीनियस बेस, इट इज अ आर्हीनियस बेस। अब ये तो था आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट सही था, बट इसके कुछ लिमिटेशन थी, इसकी कुछ ये लिमिटेशन थी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर OH नेगेटिव नहीं होता, जैसे कि अमोनिया NH3 भी बेस है। अब NH3 तो OH नेगेटिव नहीं देता, फिर ये क्यों बेस है। तो कहने का भाव यह है कि जो आर्हीनियस की थ्योरी आई थी वो बहुत लिमिटेड थी, उसने सिर्फ वही सब्सटेंसेस को कवर किया जो या तो H पॉजिटिव दे सकते हैं और या जो OH नेगेटिव दे सकते हैं। अगर H पॉजिटिव देंगे तो उसको उसने एसिड बोल दिया, और अगर OH नेगेटिव देंगे तो उनको उन्होंने बेस बोल दिया। जबकि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता, बट स्टिल वो एसिडिक या स्टिल वो बेसिक बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हमें दूसरी थ्योरीज पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसके बाद जो आर्हीनियस के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ध्यान से देखना ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने क्या कहा। ब्रॉन्स्टेड लाउरी, नाम पे हंसी आती है, अब इनके नाम कोई सीता गीता थोड़े होंगे, ऐसे ही होंगे चलो कोई बात नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एन एसिड, कोई बात याद आ गई थी मेरे को, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज अ प्रोटोन डोनर एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल देती हूँ, हाँ, HCl प्लस अमोनिया का। अब देखो, उसने कहा कि एसिड वो है जो प्रोटोन डोनर है। अब व्हाट इज प्रोटोन, प्रोटोन H पॉजिटिव ही होता है। अब बात तो उसने वही बोली जो आर्हीनियस ने बोली थी, बस कहने का थोड़ा वे बदल गया। आर्हीनियस ने कहा था एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयन। पहले वो पानी में जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन। ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने बोला कि एसिड इज अ प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर का मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन प्रोटोन डोनर करेगा, पहले तो प्रोटोन का मतलब समझते हो, प्रोटोन का मतलब H पॉजिटिव ही होता है। प्रोटोन का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों में से कौन H पॉजिटिव देगा, HCl। और कौन एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा था कि अगर इन दोनों में से कोई प्रोटोन डोनर एक्ट करेगा तो वो HCl होगा, और अगर कोई प्रोटोन एक्सेप्टर एक्ट करेगा तो अमोनिया होगा। तो देखो, जैसे ही HCl अपना H पॉजिटिव अमोनिया को देगा, अमोनिया NH4 पॉजिटिव बना लेगा, और जैसे ही HCl अपना H पॉजिटिव दे देगा तो HCl खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl, क्योंकि उसने H पॉजिटिव दे दिया। अगर HCl ने H दिया होता तो Cl रहता, उसने H नहीं दिया, उसने क्या दिया, H का पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चीज दे रहा है तो पीछे से कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। तो HCl ने जैसे ही अपना H पॉजिटिव दिया तो HCl खुद किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। और क्योंकि इसके H पॉजिटिव को किसने एक्सेप्ट किया, NH3 ने, तो NH3 NH4 हो गए, और साथ में उसने एक पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट किया, तो अमोनिया के खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि मेरे हिसाब से HCl which is a proton donor is acting as an acid, it's a Bronsted acid, it's a Bronsted acid and ammonia is a Bronsted base। अब तुम कहोगे कि मैम HCl आर्हीनियस एसिड भी तो था,
HCl आर्हीनियस एसिड भी तो था। सो ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर आर्हीनियस एसिड, जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे वो आर्हीनियस के हिसाब से भी एसिड होंगे, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड और आर्हीनियस ने कोई एसिड की अलग अलग डेफिनेशन नहीं दी। आर्हीनियस ने भी यही बोला था कि एनीथिंग विच गिव्स H पॉजिटिव इज एन एसिड, और ब्रॉन्स्टेड ने भी यही बोला कि प्रोटोन डोनर इज एन एसिड। तो जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे वो बाय डिफॉल्ट आर्हीनियस एसिड तो होंगे ही होंगे, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर नॉट आर्हीनियस बेस, क्योंकि आर्हीनियस के हिसाब से बेस वो होता है जो OH नेगेटिव दे, बट अमोनिया OH नेगेटिव नहीं दे रहा, बट फिर भी वो क्या है, किसके हिसाब से बेस है, आर्हीनियस के हिसाब से नहीं है, बट किसके हिसाब से बेस है, ब्रॉन्स्टेड। क्यों है, क्योंकि वो प्रोटोन को क्या कर रहा है, प्रोटोन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो सीधी सी बात है कि अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड विच इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो अगर तुम्हें कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव देता नजर आएगा उसको तुमने ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलना है, और जो कोई प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, तुम्हें कैसे पता लगेगा वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, अगर उसके अंदर लोन पेयर है, अगर उसके पास क्या है, तो अगर उसके लोन पेयर है तो वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको ये समझ आ गया है कि व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जब कोई ब्रॉन्स्टेड एसिड H पॉजिटिव दे देता है, प्रोटोन डोनेट कर देता है, तो प्रोटीन डोनेट करने के बाद जो भी वो चीज बनाता है, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कौन प्रोटोन डोनेट कर रहा था, वंशिका, ठीक है, तो जब उसने डोनेट कर दिया तो क्या बना दिया, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। एन एसिड ऑलवेज हैज अ कॉन्जुगेट बेस, एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाता है, मतलब इनमें से जो एसिड है जब वो H पॉजिटिव दे देगा तो उसके द्वारा बनने वाली चीज उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी, और जो बेस था जिसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना था, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनाई वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगी। I again repeat, according to Bronsted acid and Bronsted base, every acid has a conjugate base and every base has a conjugate acid. तो कई बार आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोलेंगे कि इनके conjugate acid और conjugate base लिखो, तो तुमने क्या करना है, अगर तो एसिड होगा तो तुम्हें उसका क्या लिखना पड़ेगा, बेस, और अगर बेस होगा तो तुम्हें उसका क्या लिखना पड़ेगा, कंजुगेट। तो तुमने क्या करना है, जब तुमने एसिड का कंजुगेट बेस लिखना है तो उसमें से H पॉजिटिव माइनस करना है, उसमें से H पॉजिटिव क्या करना है, जैसे तुम उसमें से H पॉजिटिव माइनस करोगे तो जो भी चीज बनेगी वो उसका कंजुगेट बेस होगी। और जब बेस का एसिड लिखना है तो बेस में H पॉजिटिव ऐड करना है, मतलब मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ, यहाँ पे रूल बना देते हैं कि एसिड में से H पॉजिटिव माइनस करोगे तो आपको उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा, और अगर वो बेस हुआ तो उसमें H पॉजिटिव ऐड करोगे तो H पॉजिटिव ऐड करने से जो भी मिलेगा वो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ ब्रॉन्स्टेड लाउरी दैट एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज अ कॉन्जुगेट एसिड। तो जब कोई सब्सटेंस एसिड एक्ट करता है तो H पॉजिटिव देने के बाद जो भी चीज बनाता है वो उसकी करस्पॉन्डिंग बेस बन जाती है, और बेस जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्ट करने के बाद जो भी चीज बनाता है वो उसकी क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसिड। एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज अ कॉन्जुगेट एसिड। और इसकी ये भी थ्योरी है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग है, तो उसके द्वारा बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और अगर बेस वीक है तो उसके द्वारा बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि ये काफी लॉजिकल है, क्योंकि तुम ये सोचो कि अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी से क्या देना चाहता है, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव देना चाहता है तो इसने क्या बना दिया, तो अगर ये भी स्ट्रॉन्ग होता तो ये H लेकर वापस से क्या बना देता, तो दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और अगर वो खुद वीक है तो उसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होगा, बोथ द थिंग्स कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये Cl नेगेटिव बनाना चाहता है, अगर ये भी स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वापस से क्या बना देगा। तो फिर हम किसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे, स्ट्रॉन्ग उसको मानेंगे ना जो जिसकी चलेगी। अगर दोनों की चलेगी फिर तो दोनों कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल होता है दैट इफ अ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज वीक, इफ ब्रॉन्स्टेड acid is weak, then its conjugate base is strong,
एंड वाइस वर्सा. ऐसे इफ अ Bronsted बेस इज वीक, its conjugate acid is strong and vice versa. थर्ड थ्योरी आई थी लुईस एसिड. लुईस एसिड एंड लुईस बेस. लुईस एसिड और लुईस बेस क्या थे? लुईस ने कहा कि मेरे लिए H पॉजिटिव होना या देना या OH नेगेटिव देना या लेना या ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी H प्रोटोन डोनेट करना या प्रोटीन एक्सेप्ट करना कुछ ज़रूरी नहीं है. उसकी जो थ्योरी थी उसका H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने बोला कि वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव नहीं देते हैं या प्रोटोन डोनर नहीं होते हैं वो भी तो एसिड एक्ट करते हैं, तो वो क्यों एसिड एक्ट करते हैं? तो उसकी जो डेफिनेशन थी दैट वाज ब्रॉडर मतलब उसने वो सारे केसेस लिए जो एसिड हो सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस एनी सब्सटेंस विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज गोइंग टू एक्ट एज एन एसिड. जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो एसिड एक्ट करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो क्या एक्ट करेंगे? लुईस बेस. यानी कि जो लुईस की थ्योरी थी दैट वाज इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स एक्ट एज लुईस बेस. अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम्पल दो. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. अब आपको कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी है? सबसे पहली पहचान तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जिसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज, वो सारे सब्सटेंसेस लुईस एसिड एक्ट करेंगे, क्योंकि लुईस के हिसाब से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है वो लुईस एसिड है. तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो लुईस एसिड एक्ट करेंगे? क्योंकि कल को आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा. या तो वो होंगे जिनके ऊपर क्या चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव. या वो मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा बट उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. जैसे फॉर एग्जाम्पल AlCl3. AlCl3 इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है. कैसे पता लगा उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है? क्योंकि एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 2 और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. तो जरूरी नहीं है इसके ऊपर मुझे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा, बट मुझे फिर भी पता लग रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है. क्यों कमी है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट. तो ऐसे स्पीशीज जिनमें दिखने में पॉजिटिव चार्ज नहीं है बट उनके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है, भले वो इस वजह से है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भी लुईस एसिड एक्ट करेंगे. जैसे AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, BeCl2 हो गया, एटसेट्रा. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है बट उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल. जैसे टिन का एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है. टिन, जब मैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि टिन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं. तो 4 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन की दिखेगी कि इसको 2 Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये झट से 6 Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. इसके अंदर क्या होते हैं? तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा दूंगी. तो आपको वो सारे एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा. आपके हिसाब से तो ये लुईस एसिड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है. बट ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि पॉजिटिव चार्ज ना होने के बावजूद भी, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इनकी इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या है? वेकेंट डी, वेयर दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी लुईस एसिड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल. और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल.
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाते हैं। तो जहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन की, वाटर ले लो या कुछ भी, जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और क्या एक्ट करेंगे, लुईस एसिड। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी दिखेगा, अगर मैं आपको कल को क्वेश्चन दूंगी क्लासीफाई वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, तो इनमें से आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिखेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाला दिखे, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चाहे उसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, उन सबको आपने क्या बोलना है, लुईस एसिड। और लुईस बेस इनके बिल्कुल ऑपोजिट। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, RO नेगेटिव, या उनके ऊपर लोन पेयर होगा, जैसे अमोनिया। अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। वाई? बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर टू डोनेट। वाटर, वाटर के अंदर भी 2 लोन पेयर हैं, इट ऑल्सो एक्ट एज अ लुईस बेस। तो जरूरी नहीं है कि लुईस बेस एक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच दिखेगा। इवन इफ इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर which it can easily donate, which it can easily, then also it will act as a Lewis, it will act as a Lewis base. ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीट विद ऑल द थ्योरीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फटाफट इनकी एक एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल लिख के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम लिख दो, आयनिक इक्विलिब्रियम। गिव द हेडिंग, लिखो आयनिक इक्विलिब्रियम में पहली डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स the substances which conduct electricity, electrolytes की definition लिखो, the substances which conduct electricity in the molten or aqueous state are called electrolytes, are called electrolytes. For example, acid, base and salts. Substances which conduct electricity in the molten or aqueous state are called electrolytes. Example, acids, bases and salts. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, substances which do not conduct electricity, substances which do not conduct electricity, which do not conduct electricity even in the molten, even in the molten or aqueous state are non-electrolytes, are non-electrolytes. Example, sugar, urea. एटसेट्रा। फिर एक लाइन छोड़ के सब हेडिंग लिखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हेडिंग बना के टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्स्ट लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, strong electrolytes, substances which completely ionize, substances which completely ionize into ions, which completely ionize into ions in aqueous solution are called strong electrolytes. Example HCl, HNO3, NaCl, NaOH, etc. ये इक्वेशन लिख लो. ये लाइन भी लिख लेना नोट वाली. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिंगल हेडेड एरो इज यूज्ड. इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, substances which ionize to a small extent in aqueous solution are called weak electrolytes. Example CH3COOH, acetic acid, NH4OH. Here equilibrium is established between the undissociated electrolyte and ions. This is known as ionic equilibrium.
इसके बाद हेडिंग डालो एसिड्स, बेस, कॉन्सेप्ट, और इसमें सबसे पहले है आर्हीनियस, according to Arrhenius, acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give H positive ions, and base is a substance which gives OH negative in aqueous. Example Cl, HNO3. These all are Arrhenius, then second is Bronsted-Lowry concept. According to Bronsted-Lowry, acid is a proton donor and base is a proton acceptor.
बस इसके आगे वाला मैं घर से लिखने के लिए दे दूं और फिर हम आते ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1 to 34 का। जिसके डाउट्स होंगे वो मेरे को भेज देना ताकि मैं टेस्ट में वो क्वेश्चन ना डालूं। मेरे को मैसेज कर देना कि आई हैव डाउट इन, बट अगर कोई डाउट है तो उसका सॉल्व्ड एग्जांपल देखो, मतलब आपके पास बुक्स में उनका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा फिर उसको डाउट रखना। अब जैसे क्वेश्चन था एनसीईआरटी का कि वो 40% डिसोशिएट हो रहा है, तो अगर वो 40% डिसोशिएट हो रहा है, 1 का 40% क्या होगा 0.40, तो वो 40% डिसोशिएट हो गया तो बच कितना गया 0.60 और वो बन कितने गए 0.40, तो वो कंसंट्रेशन आपको खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल टेस्ट 1 to 34 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ इक्विलिब्रियम, परसों हम आयनिक इक्विलिब्रियम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।